हमारे साथ तीन यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हरीश रावत साहब कैबिनेट मिनिस्टर, बलबीर पुंज जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही तेजस्वी शर्मा ईपीसी वर्ल्ड के चीफ एडिटर। सबसे पहले हरीश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी देश की बैकबोन होती है, और अभी भी भारत जो है आजादी के 60 साल बाद अभी भी एक स्ट्रगलिंग स्टेज पे है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये कहना कि हम स्ट्रगलिंग स्टेज पर हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। यदि हम ये कहें कि हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एरिया में इतना एडवांसमेंट है हमारा कि वहाँ से हम एक बड़ी लॉन्चिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि नाउ वी आर रेडी टू बिकम ए सुपर इकोनॉमिक पावर। बलबीर जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? नहीं, ये बात सही है कि जिस गति से भारत का विकास होना चाहिए हो रहा है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, कमज़ोर है। और ये देखने के लिए हमको किसी प्लानिंग कमीशन की फिगर्स नहीं चाहिए, कोई स्टडी नहीं चाहिए। आप 2-3 दिन तक किसी भी भारत के शहर में घूम लें तो आपको समझ में आएगा कि सड़क छोटी है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आपको समझ में आएगा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो शिप की मूवमेंट जो है और जितना समय चाहिए टर्न अराउंड के लिए वो बहुत ज़्यादा है, शायद विश्व में सबसे ज़्यादा है। हमारे पोर्ट्स कंजेस्टेड हैं, हमारे रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने रेलवे में अभी हाल में ट्रैवल किया होगा, ना तो गाड़ियां हैं, ना स्टेशन के ऊपर पैसेंजर्स के खड़े होने की जगह है। ले दे के मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में अगर एक मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास सफलता पाई है तो वो टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के मामले में हम विश्व में कहीं भी प्रतिस्पर्धा में आगे खड़े होंगे, परंतु बाकी जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो एविएशन का हो, चाहे पोर्ट्स का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे रेलवेज का हो, हमारी मांग कहीं ज़्यादा है और हम कहीं पीछे हैं, और ये स्थिति जो है बहुत खतरनाक है। तेजस्वी, योर टेक ऑन दैट, क्विक रिएक्शन? I would say progress is there. Vision is still missing. Vision is missing in the sense we don't know for how many years we are planning. 30 years, 50 years. जो प्रोजेक्ट्स अभी बंद हुए हैं या रुके हुए हैं या स्लो हैं, अगर वो भी वापस क्लैरिटी पे आ जाते हैं और वो भी अगर फंक्शनल पूरे हो जाते हैं, इट विल बी अ सफिशिएंट प्रोग्रेस। जी हरीश जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आज की डेट के अंदर करीब 18 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और 14 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार प्रदान करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्पेशल इंसेंटिव की जरूरत है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं समझता हूँ इस समय ये मौका है जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस हैं उनको एक बार फिर से रिविजिट करें, फिर से उस पर बैठ करके बातचीत करें, और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं विशेष तौर पर उनको हम दूर करने की कोशिश करें। और जहाँ तक इन टोटलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सवाल है, जी गवर्नमेंट ने भी इस पोजीशन को रियलाइज़ किया, इसीलिए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। हम भी चाहते हैं कि फास्ट ट्रैकिंग हो, ताकि जो किन्हीं कारणों से, और कई कारण ऐसे हैं जिनमें हमारे सोशल कंसिडरेशंस भी आड़े आ रहे हैं, कई हमारे इकोलॉजिकल और दूसरे कारण हैं, और कई कारण हमारे जो सोशल अवेयरनेस है वो भी हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रेशर बिल्ड करती है। आप देख रहे हैं हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमको झेलने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो मिला जुला असर है, इसको किस तरीके से एडजस्ट करें, और हमारी तरीके की जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
भी है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस का और इस तरीके के उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ करने का आर्ट धीरे धीरे डेवलप होता है और वो आर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जी बलबीर जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल इस पूरी चीज के अंदर मिसिंग रहती है? जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं थोड़ी डाइसी हो जाती है अक्रॉस द पार्टी लाइन। दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, देखिए ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक इनिशिएटिव है वो स्टेट की तरफ से आना है। और जैसे रेलवेज है, जब तक स्टेट एक्टिव नहीं होगी तब तक प्राइवेट सेक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। रेलवे लाइन बननी है तो उसके लिए फंडिंग, उसके लिए लैंड, रेलवे स्टेशन इंप्रूव होना है तो शायद करेगा प्राइवेट सेक्टर, पर इनिशिएटिव जो है वो सरकार से आना है। इसी तरह पोर्ट्स का मसला है, सिविल एविएशन के मामले में कुछ इनिशिएटिव लिए गए और लगता है कि आज भारत के कुछ एयरपोर्ट्स कम से कम विश्व स्तरीय हो गए और सरकार ने इनिशिएटिव लिया तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस भी आ गई जी, परंतु अभी भी आ भी गई और बंद भी हो गई। वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस का हिस्सा है कि आएंगी भी जाएंगी भी, परंतु यात्रा करना ज़्यादा सुगम हो गया और कम्पिटिटिव रेट पे मिलते हैं। परंतु जब तक सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स ना हो, पहल ना हो, तब तक जो प्राइवेट सेक्टर का पोटेंशियल है सारे मामले में वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, उनका योगदान हो नहीं सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम की है, स्टेट की है। तेजस्वी, डू यू थिंक रिवर्क करना चाहिए और ये सही समय है जब हम रिवर्क कर सकते हैं? क्योंकि चेंज हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं समूचे देश के अंदर। अमीश, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें रिवर्क करना ही पड़ेगा। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है तो पॉलिसीज रिवर्क करनी ही पड़ेगी। हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। एफडीआई एक अलग चीज है, एफडीआई बहुत सी चीजों में आएगी, लेकिन आएगी तभी जब आप एक सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे। अगर सिंगल विंडो के साथ कई एग्जॉस्ट फैंस हैं यहाँ पर। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर 7-8 साल क्लियरेंस में लग जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की वजह से हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो प्रोग्रेस तो स्लो ही होगी। हरीश जी, सिंगल विंडो लेकिन कई सारे एग्जॉस्ट फैंस, देश में हमारे ये कुछ प्रथा है। देखिए, एफडीआई के साथ जो कंसेप्ट हमारा है वो ये है कि एक इन्वेस्टमेंट का वातावरण बने ताकि देश में भी इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो और जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे देश में आने के लिए ललायित हो, ताकि एक कम्पिटिटिव वातावरण देश के अंदर हम खड़ा कर सकें और इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। मैं अपने बलबीर जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके का वातावरण क्रिएट करे जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर एक सक्षम प्लेयर के तौर पर जो है खेल सके और उसके लिए सिंगल विंडो की जो बात, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करें। और हमारे देश में हमने वो रेगुलेशन लाने की कोशिश की है और कुछ सेक्टर्स आज भी निश्चित तौर पर, जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, मैं पोर्ट सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी है, हमारी एयरपोर्ट सेक्टर्स की ग्रोथ अच्छी है और रोड सेक्टर के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन पावर सेक्टर हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सर, सिंगल विंडो की जो बात है जी, देखिए, सिंगल विंडो आप प्रोजेक्ट क्लियरेंस के मामले में एक बिजनेस मॉडल में तो आप सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट क्लियरेंस के मामले में जिसमें कई तरीके की रूट से गुजरना पड़ता है, उसी के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट की गई है और मैं समझता हूँ उसके जो रिजल्ट्स होंगे आगे के दिनों में वो बहुत अच्छे रहेंगे। सर, एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तमाम कंपनीज बैठी हुई हैं और एक कंपनी का पैसा लग जाता है और उसके बाद अचानक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री आती है, बोलती है ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ लगा चुकी है या 200 करोड़ लगा चुकी है, उसके लिए बैक फुट पे जाना बहुत टफ हो जाता है। आपको नहीं लगता तमाम क्लियरेंस पहले होनी चाहिए और उसके बाद ही प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत दे देनी चाहिए? असल में जो मॉडल है हमारा क्लियरेंस का वो हमसे यही अपेक्षा करता है और कई मामलों में हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, इसलिए कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं और कुछ दिक्कतें ऐसी भी हैं
जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन वो दिक्कतें हमारे ऊपर थोपी गई हैं। और अब वो क्यों थोपी गई हैं, कैसे थोपी गई हैं, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक वातावरण सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और मैं समझता हूं चाहे गवर्नमेंट ऑफ द डे हो या गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर हो, सबको ये सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर जो नकारात्मक वातावरण बनना है हम उसको हटाएं। बलबीर जी, आपसे सवाल है, आप इस पर क्या अपना व्यू रखते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो शुरू हो गया, एक उद्योगपति का, इंडस्ट्रिस्ट का पैसा लग गया और उसके बाद उस पे रोक लगा दी जाती है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, देखिए, ये जो प्रश्न है ना, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते जी। प्रश्न ये है कि जो सरकारी अधिकारी है जी, वो अपने आप को अधिकारी मानते हैं, जस्ट स्टेट का सर्वेंट मानते हैं। और अभी ये हालत है कि जो लोग काम करते हैं, देश के लिए सेवाएं उत्पन्न करते हैं, देश के लिए संपत्ति उत्पन्न करते हैं, सरकारी मशीनरी उनको मुजरिमों की तरह ट्रीट करती है। कोई भी यहाँ पे बिजनेस के लोग बैठे होंगे, उनसे पूछिए, जो इंस्पेक्टर आता है, जो सरकार से वेतन लेता है और जिसका काम है कि वो सरकार को ठीक से चलाए और लोगों को सुविधाएं दे, वो इस तरह से काम, ब्रेक की तरह काम करता है, एक्सेलरेटर की तरह काम नहीं करता है। और हमारे उद्योगपति को, हमारे व्यवसायी को ना केवल जो साधारणतया व्यापार की दिक्कतें होती हैं उनका सामना करना, उसमें एक्सपर्टाइज होना, वो एक अलग विषय रह जाता है। उसका मूल काम रह जाता है कि जो 12, 15, 20 इंस्पेक्टर आते हैं, उनका मुंह बंद कैसे किया जाए, व्यवस्था को कैसे अपने साथ रखा जाए, ये सारा का सारा उसका समय लगता है जी। और जब ये मनोवृत्ति होगी ब्यूरोक्रेसी की, सरकार चाहे कोई भी सत्ता में हो, और ये मान के चलना कि ये तो मुर्गा हाथ में है, इसको हलाल करना है जी। अगर ये मनोवृत्ति होगी तो अस्वाभाविक रूप से जो उद्योगपति हैं, जो व्यवसायी हैं, जो काम करने वाले हैं, वो पूरा अपना योगदान नहीं दे सकते। इसके लिए जरूरी है कि जो सरकारी अमला है, अधिकारी है खास तौर पर, उनकी मानसिकता बदले और वो माने कि उनका काम अधिकार करना, जिसे कहना चाहिए रोब जमाना नहीं है, और जो उद्योगपति आ रहा है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है और उसको ये दूध देने वाली गाय की तरह नहीं मानना है। हरीश जी, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? क्विक रिएक्शन। बलबीर जी ने बहुत सही बात कही कि हम जो अपनी पूंजी लगा रहा है, अपना श्रम लगा रहा है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, जब तक उसको एक राष्ट्र निर्माता के तौर पे नहीं देखेंगे और उसके लिए सहयोग का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस का एक अंग है कि इस तरीके के जितने बोटलनेक्स हैं, जितनी दिक्कतें हैं, बाधा, उनको हम समय समय दूर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ई गवर्नेंस की बात आज कही जा रही है, जो टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, उससे बहुत कुछ सीमा तक हम इन दिक्कतों को दूर कर सकें। तेजस्वी, you want to add on this? Quick reaction, but Yeah, all I want to say is कि FDI reform, insurance में reform, but no structural reform, no governance reforms. Unless and until governance and structural reforms come in, things would not change. चलिए, एक और आखिरी दो सवाल है ये। आपको नहीं लगता रावत जी, कंस्ट्रक्शन लॉ ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करे जाए इंडस्ट्री के साथ कंसल्ट करके? व्हाट्स योर टेक? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और मैं समझता हूँ उस तरफ गवर्नमेंट का फोकस गया। हमने एक आध इंस्टीट्यूट स्थापित किए, लेकिन जिस लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी उस लेवल पर हम नहीं कर पाए हैं। नंबर 1। कब तक कर सकते हैं? नंबर 2, रेगुलेटरी कानून हैं, हमने सेस इत्यादि दिया है, लेकिन हम उसको, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री केवल इंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी उसके साथ मान करके चलना चाहिए। जब तक हम देखिए, इंडस्ट्री के कंसेप्ट में और हमारी
जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके कंसेप्ट में जो एक अंतर है अभी समझ में लोगों के, उसको दूर करना पड़ेगा और हमको एक पूरे एक समूचे रूप में इसको किस तरीके से आगे ग्रोथ को चैनलाइज किया जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहें या उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कहें, अब ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, लेकिन दोनों मिल करके जो है हमारी ग्रोथ की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। चलिए रावत जी, लैंड एक्विजिशन बिल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट करेगा? आपको नहीं लगता रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही इससे बढ़ेगी? देखिए, दोनों बातें हैं। अंधाधुंध जमीनों के अधिग्रहण ने ये इस कानून को लाने की आवश्यकता पैदा की, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया श्रिंक कर रहा है। हम उस एरिया में नहीं जा रहे हैं जहां जमीनें उपलब्ध हो सकती हैं, मतलब जहां जमीनों की क्वालिटी वो नहीं है। हम बढ़िया जमीनों की तरफ जाते हैं, वो जमीनें एक्वायर हो रही हैं। और ये भी सत्यता है कि किसान को जो जमीन का मालिक है उसको उसका ड्यू नहीं दिया जा रहा है। इसलिए दोनों के बीच में कहीं पर कोई संतुलन रखना पड़ेगा। आपको जमीन भी चाहिए, जब यदि ग्रो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, मगर साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर लैंड भी जितनी प्राइम लैंड है उसको बचाया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारा एक बुनियादी जो रीढ़ है हमारी व्यवस्था की है, उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। जी, योर टेक ऑन दिस? नहीं, देखिए, हमको एक बात समझनी होगी जी कि जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है। और अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ाने के आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप नए शहर बनाएं, और दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं जी उनके विस्तार करते जाएं। हमने ये दूसरा विकल्प जो है कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनका अंधाधुंध विस्तार किया है, और स्वतंत्रता के बाद हमने केवल 2 नए नगरों का निर्माण किया जी, एक चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में, और दूसरा गुजरात में गांधीनगर जो नई राजधानी बनाई। होना ये चाहिए, अभी भी किया जा सकता है कि आप पूरे देश में 8-10 नई साइट्स देखें जहां पे जमीन कृषि योग्य नहीं है। जैसे राजस्थान में पूरा एक हिस्सा है जहां कृषि के लिए भूमि का उपयोग नहीं हो पाता है जी। इसी तरह के अलग अलग जगह है जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफीरियर लैंड्स है। उन लैंड्स को एक्वायर करके और 20-20, 25-25, 30-30, 40-50 लाख के शहर, 10-12 शहर अगले 20 साल में बसाए जाएंगे जी। और जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं इनकी एक्सपेंशन जो है वो रोकी जाए। आपने दिल्ली बनाई, दिल्ली को कहाँ स्वतंत्रता के टाइम 1947 में 4 लाख का शहर था, 3.5 लाख का शहर था, और आज नोएडा और गुड़गांव मिलाने तो करीब 1.5 करोड़ का शहर हो गया ये, और अभी भी बढ़ता जा रहा है। नोएडा बनाया तो ग्रेटर नोएडा बनाया, गुड़गांव बनाया तो आगे मनेसर बना दिया आपने, और एक्सपेंड करते जा रहे हैं। इसको रोकना होगा, और आपको नए शहर अलग अलग जनसंख्या के बिल्कुल मॉडर्न सिटीज वो आपको विकसित करने होंगे। यही इसका एक तरीका है। जी तेजस्वी, क्विक रिएक्शन। जो देश के लिए एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्विजिशन जरूर होनी चाहिए जी, लेकिन एक्सेस लैंड एक्विजिशन और उसके बाद मिसयूज ऑफ दैट लैंड, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर पे है और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा रावत जी आपसे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? क्योंकि करंट जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा अराउंड 5.7 है, जो 2017 तक बढ़ के करीब करीब 10% हो जाएगा, ये एक अनुमान है। आपको क्या लगता है, अभी आपकी सरकार के 1.5 से 2 साल पड़े हुए हैं, क्या बड़े कदम आने वाले दिनों में सरकार उठा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा कदम तो ये है कि हम फास्ट ट्रैकिंग करें जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो है। दूसरा, हमको जिन एरियाज के अंदर हम पिछड़ गए हैं, जैसे रेलवेज है, मैं बलबीर जी से बिल्कुल सहमत हूँ। पिछले कुछ सालों के अंदर ये कोलिशन गवर्नमेंट्स और दूसरे तरीके की जो कंपल्सन्स आए हैं उनका कहीं दुष्प्रभाव पड़ा है तो हमारे रेलवे के सेक्टर में पड़ा है, और उसको हमको उसी तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने अपने रूरल एरियाज के अंदर रोड सेक्टर को एड्रेस करने का काम किया है। पावर सेक्टर के अंदर न केवल
पूंजी का स्वागत है, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पावर प्रोजेक्ट्स को जितने हम फास्ट ट्रैकिंग में डाल सकें। पावर इसेंशियल है इंडिया की ग्रोथ के लिए, ये मान करके चलना चाहिए। और पावर के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें बैलेंस बना रहे, उसके लिए हम कहीं न कहीं वाटर सेक्टर की तरफ भी ध्यान दें, और अभी हमारा जो है वाटर सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कुछ एरिया जिनको हम ठीक तरीके से अभी रास्ते पर नहीं ला पाए हैं, उनको रास्ते में लाया जाए, और सरकार उससे वाकिफ है और उस दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। क्योंकि मैं उन सबको एलोबरेट करके इसको एक प्रकार से अपने लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो CCI की बात भी कही वो मैंने इसलिए कही कि ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार गंभीर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बाधाओं को दूर करने। चलिए, इन अवार्ड्स की कोई अच्छी बात हो ना हो, लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि सरकार और विपक्ष कुछ बातों पे जो है वो सहमत हो रही हैं। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू सो मच बलबीर जी, थैंक यू सो मच तेजस्वी फॉर जॉइनिंग अस।